हेलो दोस्तों, मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके चैनल आरएम स्टडी पे। जैसे कि ये वाला जो सेशन है आपका 9th सेशन है, तो इस सेशन में और एक्स्ट्रा 35 क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन होने वाला है। और आगे का जो सेशन आएगा उसके थ्रू से आपका जो है 500 का क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को जैसा लग रहा है, मैं गेस कर रहा हूँ कि आप आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो इस एग्ज़ाम के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है मेरी तरफ से। ठीक है, आज वक्त है कुछ ऐसा काम कर जाओ कि कल आप खुद इस काम के लिए खुद को थैंक्स बोलोगे। ठीक है, आज आपके पास वो वक्त है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं कि फ्यूचर में जब आप पीछे को याद करेंगे आपके ये वाला वक्त को, तो आप सोचेंगे यार बहुत मेहनत किया था इस काम के लिए। ठीक है, तो आज की सेशन को शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। और जो मुझे टेलीग्राम से भी ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की सेशन को शुरू करते हैं आपकी पहली क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये वाला जो कल का आपका होमवर्क था उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको। इन एन ऑल्टरनेटर व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज यूनिटी। ठीक है, आपका अगर लोड पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो आपका आर्मेचर फ्लक्स जो है वो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। यूनिटी में आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। डी मैग्नेटाइजिंग आपका लैगिंग पावर फैक्टर में होगा। ठीक है, डी मैग्नेटाइजिंग आपका लैगिंग पावर फैक्टर में होगा। और मैग्नेटाइजिंग जो इधर नहीं है मैं आपको बता दे रहा हूँ, और एक है आपका मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग आपका लीडिंग पावर फैक्टर में होगा। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आपका यूनिटी पावर फैक्टर में होगा, डीमैग्नेटाइजिंग आपका लैगिंग पावर फैक्टर में होगा, और मैग्नेटाइजिंग आपका लीडिंग पावर फैक्टर में होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। In 8-pole 3-phase 50 horse induction motor, the operating at the speed of 720 rpm, the frequency of the rotor current of the motor in hertz। ठीक है, आपका पूछा गया है रोटर करंट, मतलब रोटर करंट का जो फ्रीक्वेंसी निकलने के लिए आपको पूछा गया है। मतलब आपको इधर एफ ऑफ आर निकलना है। ठीक है, एफ ऑफ आर का जो फॉर्मूला है वो है एस एफ। एफ ऑफ आर का जो फॉर्मूला है वो है एस है, मतलब स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले तो आपको स्लीप का पता होना चाहिए। तो स्लीप का जो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस। ठीक है, देखिए इधर आपका एन आर दिया गया है 720, तो आपको एन एस निकालना है आप इधर। तो एन एस निकालने का फॉर्मूला है एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। ठीक है, तो आपका जो सोल्यूशन है इधर से ही आपका शुरू होगा। तो ऐसे स्टेप वाइज चलते हैं। 120 मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी आपका 50 दिया गया है, और पी का दिया गया है 8। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आपका आ जाएगा इधर कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा आपका, 750 आरपीएम। ठीक है, एन एस जो आ गया आपका 750 आरपीएम, एन आर दिया गया है तो स्लिप निकल जाएगा आपका। तो एन एस है आपका 750, एन आर दिया गया है आपका 720, और डिवाइड बाई एन एस जो है 750। ठीक है, मैं ये वाला को थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, तो आपका इधर आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 750। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्यूशन कर देंगे तो आपका आएगा 0.04। ठीक है, ये वाला स्लीप का है। अगर परसेंटेज में निकालोगे वो आपका आएगा 4%। इधर आपको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमको परसेंटेज का ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली ऐसे निकालेंगे 0.04। ठीक है, अब हम एफ आर निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लीप आ गया 0.04, 0.04 मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी आपका दिया गया है कितना, 50। ठीक है, 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 50, आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आएगा 2। ठीक है, 0.04 से आप अगर 50 मल्टीप्लाई करोगे आपका वैल्यू आपका आएगा 2 हर्ट्ज। यह है आपका रोटर फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी जो है इधर आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आगे। इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका लिए होमवर्क है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, ये आप मेरे को कमेंट में बता देंगे। चलते हैं आगे।
इट इज़ एडविजिबल टू अवॉइड लाइन स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूज स्टार्टर बिकॉज, ठीक है, लाइन स्टार्टिंग को अवॉइड करने के लिए आपका स्टार्टर यूज होता है आपका इंडक्शन मोटर में। और किस लिए यूज होता है? क्योंकि आपका स्टार्टिंग कंडीशन में 5 to 7 टाइम करंट हाई फ्लो होता है, मतलब नॉर्मल करंट से 5 to 7 टाइम जो करंट है वो हाई फ्लो होता है, इसलिए जो है आपका स्टार्टर यूज होता है इंडक्शन मोटर में। तो चलते ऑप्शन में क्या है, इट विल रन रिवर्स डायरेक्शन, ये तो नहीं होगा। इट विल पिक अप वेरी हाई स्पीड में गुड आउट स्टेप, ये भी नहीं होगा। मोटर टेक 5 to 7 टाइम टू द फुल लोड करंट, देखिए ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है इधर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ड्यूअल स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू, ठीक है, ड्यूअल स्टार्टिंग आपका जनरली लो एचपी में होता है, मतलब लो हॉर्स पावर मोटर में जनरली वो 5 एचपी तक होता है। ठीक है, ड्यूअल स्टार्टिंग जो है आपका 5 एचपी तक ही होता है, तो ऑप्शन ए जो है इधर सही आंसर है। चलते हैं आगे। स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड ऑफ, ठीक है, आपका जो स्लिप रिंग यूज होता है इंडक्शन मोटर में आपका वो किस में मेड अप होता है, वो है आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ठीक है, स्लिप रिंग जो यूज होता है आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज पे मेड अप होता है, तो ऑप्शन सी जो है इधर आपका सही आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। द क्राउलिंग इन एन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय, ठीक है, जो क्राउलिंग इफेक्ट है ना वो एक वाइब्रेशन होता है, मोटर में एक वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होने के बाद उधर का एक हिसिंग नॉइज आता है। ठीक है, तो वो जो इंडक्शन मोटर किस लिए होता है, ठीक है, वो होता है आपका हार्मोनिक्स जब डेवलप होता है मोटर में, तो आपका जो क्राउलिंग इफेक्ट है उधर क्रिएट होता है, तो ऑप्शन डी जो है इधर आपका सही आंसर है। क्राउलिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय द हार्मोनिक्स डेवलप बाय द मोटर। ठीक है, आज का जो सेशन है दोस्तों ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का सेशन सिर्फ बेसिक के ऊपर पूछा गया है आपका। ठीक है, क्योंकि आपका जो सेल है ज़्यादा जो है डीप नहीं पूछता है, बेसिक के ऊपर ही आपका क्वेश्चन रखता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 5 HP 50 हॉर्स 3 फेज फॉर 40 वोल्ट इंडक्शन मोटर आर अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग RPM, व्हिच इज द मोटर इज द कॉस्टलीस्ट। ठीक है, देखिए इधर क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा दिया है, आपको नहीं पूछ रहा है कि RPM निकलना है। ठीक है, आपको पूछा गया है कि ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये आपका 5 HP मोटर का स्पीड रेंज है, 730 RPM, 960 RPM, 1440, 100। ठीक है, ऐसा ही आपका स्पीड रेंज दिया गया है आपको, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा RPM में जो है मोटर का मतलब बहुत कॉस्टलीस्ट होगा। ठीक है, देखिए आपका जो 730 RPM है, तो 730 RPM में आपका कितना पोल यूज होगा। ठीक है, 730 RPM में आपका 8 पोल यूज होगा। ठीक है, 960 RPM में आपका 6 पोल यूज होगा, है, इसमें आपका यूज होगा आपका 4 पोल यूज होगा, और इसमें आपका यूज होगा 2 पोल यूज होगा। ठीक है, देखिए पोल का रेंज, स्पीड का रेंज बढ़ने से पोल का रेंज जो है घटता हुआ आ रहा है, तो इस हिसाब से कॉस्टलीस्ट किस में होगा, जिसमें ज़्यादा इक्विपमेंट लगा होगा। ठीक है, 8 पोल यूज हो रहा है मतलब ज़्यादा कॉस्टलीस्ट, जो ऑप्शन ए वाला है आपका सबसे ज़्यादा कॉस्टली 730 RPM जिसमें 8 पोल यूज हो रहा है आपका। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फॉर ड्राइविंग हाई इनिशियल लोड बेस्ट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर सजेस्ट इज, ठीक है, हाई इनिशियल लोड में जो मोटर यूज होता है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क जो है हाई इनिशियल लोड में ज़्यादा रहता है। ठीक, तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई किस में है, दोनों ऑप्शन में से देख लीजिए। आपका स्लिप रिंग जो मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क है जो सबसे ज़्यादा है, तो आपका हाई इनिशियल लोड में जो सबसे अच्छा जो सजेस्ट किया जाता है जो मोटर वो है आपका स्लिप रिंग टाइप। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। What will happen if the relative speed between the rotating flux of the starter and rotating rotor of the induction motor, ठीक है, आपका तो रिलेटिव स्पीड है रोटेटिंग फ्लक्स मतलब स्टार्टर का रोटेटिंग फ्लक्स और रोटर का बीच में अगर रोटेटिंग स्पीड आपका 0 हो जाता है तो आपका क्या होगा, आपका रोटर जो है नॉट रन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इधर सही आंसर है। ठीक है, आपका अगर रिलेटिव स्पीड स्टार्टर और रोटर का बीच में अगर 0 हो जाएगा तो आपका रोटर जो है नॉट रन होगा, तो ऑप्शन बी जो इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफिशिएंसी के बारे में ज़्यादा पूछता रहता है आपका। इधर दिया गया आपका इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी कितना है, वो 80 से लेके 90% तक है आपका इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी। अगर आपका ट्रांसफार्मर का पूछा होता है एफिशिएंसी तो आपका आएगा 95 से 98 तक। ठीक है, और अगर आपका पूछता आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना, वो आपका आएगा 100% एफिशिएंसी। ये जो छोटा छोटा चीज़ है आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे।
द नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑफ ए स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत कंफ्यूज करता है, हर जो है और 3 मार्क के आ जाते हैं, ठीक है, कोई 2 भी मार्क के आ जाता है। तो सबसे जो इसका सही आंसर वो है नॉन, क्योंकि आपका स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में आपका स्लिप रिंग नहीं यूज होता है, ठीक है, आपका क्योंकि आपका जो रोटर है उधर शॉर्ट सर्किट क्रिएट है एंड रिंग के थ्रू से, ठीक है, तो इधर आपका स्लिप रिंग का कुछ ज़रूरत नहीं होता है उधर, ठीक है। तो नॉन जो है आपका सही आंसर है उधर। तो चलते हैं आगे। रोटर में आपका जो ईएमएफ इंजेक्ट किया जाता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसका स्लिप फ्रीक्वेंसी के साथ सेम रहता है। सॉरी, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मोटर इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग जो इन चारों में से किस में पॉसिबल नहीं है। पहली ऑप्शन है आपका सिंगल फेज जनरेटर और ये आपका सही आंसर, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टिंग जो यूज होता है आपका 3 फेज में यूज होता है, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग और आपका यूज होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में उसका जरूरत कुछ नहीं है, ठीक है। तो इधर आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। चलते हैं आगे। ऑफ ए 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, आपका 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, वो है 1.5 टाइम टू द फुल लोड टॉर्क, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इधर आपका सही आंसर, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 टाइम टू द फुल लोड टॉर्क है, ठीक है। चलते हैं आगे। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाय, ठीक है, आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कैसे इंक्रीज करेंगे, वो है आपका इंक्रीजिंग द स्लीप, इंक्रीजिंग द करंट। ये दो जो है आपका सही आंसर है, क्योंकि टॉर्क जो है स्लीप के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और करंट इंक्रीज करने से तो टॉर्क इंक्रीज होगा, आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी, ये है आपका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर यूज टू फाइंड आउट, ठीक है, आपका जो ब्लॉक रोटर टेस्ट ये एक मेथड है आपका, यूज करते हैं किस लिए, आपको फाइंड करने के लिए लीकेज रिएक्टेंस, पावर फैक्टर और ऑन शॉर्ट सर्किट करंट अंडर द रेटेड वोल्टेज, ठीक है। ये जो तीनों चीज़ है ना, इन तीनों को फाउंड करने के लिए आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट जो है उधर आपका यूज होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब प्रेशर है, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है उसका अपोजिशन है, ठीक है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, रेजिस्टेंस का है ओम, पावर का है वाट, ठीक है। तो वोल्टेज जो है सही आंसर है आपका। तो ऑप्शन सी जो है इधर आपका सही आंसर। तो चलते हैं आगे। द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड इन द वेरिएबल कैपेसिटर इज जनरल, ठीक है, आपका वेरिएबल कैपेसिटर में आपका जो डायरेक्टरी मटेरियल यूज होता है वो है आपका एआर, ठीक है, एआर आपका यूज होता है वेरिएबल कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के हिसाब से। तो चलते हैं आगे। ये वाला एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपेसिटर ब्लॉक, कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है, कैपेसिटर आपका डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को जो है वो अलाउ करता है, ठीक है। कैपेसिटर आपका डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है, और आपका जो इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर आपका एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को अलाउ करता है, ठीक है। ये जो वो दो चीज़ें याद कर लीजिए, कैपेसिटर आपका एसी को अलाउ करता है और इंडक्टर आपका डीसी को अलाउ करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। The substance which have a large number of free electron and offer a low resistance are called, ठीक है, एक सब्सटेंस है जिसका आपका लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है और लो रेजिस्टेंस है, वो क्या है, आपका कंडक्टर जो है आपका सही आंसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्टर में है और जो है उसका रेजिस्टेंस जो है लो है। सेमीकंडक्टर जो है उसका प्रॉपर्टी आपका कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच में रहता है, ठीक है, आपका सेमीकंडक्टर का जो प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहता है। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किस में है, कंडक्टर में है, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर। चलते हैं आगे। व्हेन ए लीड एसिड बैटरी इज इन फुली चार्ज कंडीशन द कलर ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट इज, ठीक है, आपका लीड एसिड बैटरी जब फुल चार्ज कंडीशन में होगा उसका पॉजिटिव प्लेट का जो कलर क्या होगा, वो है डार्क ब्राउन कलर का, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है, डार्क ब्राउन कलर का
देखिए ऑप्शन ए से ब्राउन पढ़ के उसको क्लिक मत कीजिए, आप पहले चारों ऑप्शन पढ़िए। तो ऑप्शन सी में डार्क ब्राउन दिया गया है, ये है आपका सही आंसर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एन लीड एसिड बैटरी। ठीक है, चार्जिंग कंडीशन में आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या होता है, वो जो है आपका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इधर आपका सही आंसर है, क्योंकि जब चार्जिंग कंडीशन पर बैटरी डालेंगे ना, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होगा, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी नीचे हो गया होगा। ठीक है, तो वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस में मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर में। ठीक है, हाइड्रोमीटर में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ड्यू टू द सल्फोटेशन इफेक्ट द लीड एसिड बैटरी इट्स टर्मिनल रेजिस्टेंस इज। ठीक है, सल्फोटेशन इफेक्ट में आपका टर्मिनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वो जो है आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है तो सही आंसर है। ठीक है, आपका सल्फोटेशन इफेक्ट में आपका टर्मिनल रेजिस्टेंस जो है आपका डिक्रीज कर जाता है। ऑप्शन बी जो सही आंसर है इधर। चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज। ठीक है, ये चारों में से जो है सबसे हाईएस्ट वोल्टेज जो है किसका है, वो है आपका लिथियम सेल। ठीक है, आपका बैटरी में जो यूज होता है, मोबाइल बैटरी में आपका लिथियम सेल यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इधर सही आंसर है, हाईएस्ट वोल्टेज किस में, आपका लिथियम सेल में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सल्फोटेशन इन ए लीड एसिड बैटरी ऑकर ड्यू टू, किस लिए आपका जो सल्फोटेशन इफेक्ट है वो बैटरी में ऑकर होता है, वो ऑकर होता है आपका इनकम्प्लीट चार्जिंग। ठीक है, इनकम्प्लीट चार्जिंग के लिए आपका सल्फोटेशन इफेक्ट आपका लीड एसिड बैटरी में ऑकर होता है। ठीक है, इसलिए आपका बैटरी हमेशा फुल चार्ज करके ही छोड़ना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ए पोटेंशियोमीटर में बी यूज फॉर। ठीक है, आपका जो पोटेंशियोमीटर यूज होता है वो किस लिए यूज होता है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ करंट, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, ऑल ऑफ दीज अबव। ठीक, ऑप्शन डी जो है इधर आपका सही आंसर है, क्योंकि आपका पोटेंशियोमीटर ये तीनों के तीनों को मतलब उसका काम जो करता है, रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, करंट को भी मेजरमेंट करता है, और मीटर का कैलिब्रेशन भी करता है। तो ऑप्शन डी जो है इधर आपका सही आंसर। इलेक्ट्रिकल पावर टू ए मेगर इज प्रोवाइडेड बाय। ठीक है, आपका मेगर का जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो उसको क्या, कौन जो है वो प्रोवाइड करता है, ये है आपका होमवर्क आपके लिए। ठीक है, 328 नंबर आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपका जो मेगर है उसमें आपका इलेक्ट्रिकल पावर इन चारों में से कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। चलते हैं आगे। हाँ, और एक चीज़ इसमें बताएंगे, आपका जो मेगर का स्पीड क्या है, ये एग्जाम पे पूछेगा आपको। ठीक है, मेगर का स्पीड क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। वोल्ट बॉक्स इज ए कंपोनेंट टू। ठीक है, आपका जो वोल्ट बॉक्स है वो एक कंपोनेंट है, कहाँ यूज होता है, आपका वोल्टेज रेंज को एक्सटेंड करने के लिए आपका यूज होता है ये वोल्ट बॉक्स। ये एक नया चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिए, वोल्ट बॉक्स। ठीक है, वोल्ट बॉक्स क्यों यूज होता है, आपका वोल्टेज रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही आंसर है ऑप्शन ए आपके लिए। चलते हैं आगे। टू होल इन द डिस्क ऑफ द एनर्जी मीटर आर ड्रिल्ड एट द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पिंडल। ठीक है, आपका जो डिस्क में दो होल किया जाता है एनर्जी मीटर में इस तरह सा। ठीक है, तो जो होल क्यों किया जाता है, आपका क्रीपिंग एरर को रिड्यूस करने के लिए ये जो होल किया जाता है आपका एनर्जी मीटर में। ठीक है, तो ऑप्शन में से जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, एलिमिनेट द क्रीपिंग एट नो लोड। ठीक है, एलिमिनेट द क्रीपिंग एट नो लोड, ऑप्शन बी जो है आपका इधर सही आंसर है। ठीक है, डिस्क में आपका होल किया जाता है क्रीपिंग एरर को अवॉइड करने के लिए। चलते हैं आगे। इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज cramped स्केल। ठीक है, इफ एन इंस्ट्रूमेंट हैज cramped स्केल फॉर लार्ज वैल्यू देन इट्स फॉलो। ठीक है, तो इधर जो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉगरिथमिक लॉ। ठीक है, अगर आपका एक इंस्ट्रूमेंट में उसका स्केल cramped स्केल यूज होता है तो उस किसको फॉलो करता है, वो है लॉगरिथमिक लॉ को फॉलो करता है। तो ऑप्शन बी जो है इधर है सही आंसर है आपके लिए। चलते हैं आगे। ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर। आपका जो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, वो कहाँ यूज होता है, मतलब कौन सा सप्लाई में यूज होता है, वो है बहुत एसी डीसी में आपका यूज होता है। ठीक है, ये जो चीज़ याद कर ली कि आपका एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत एसी डीसी में यूज होता है, और ओनली डीसी में आपका यूज होता है एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ओनली डीसी में आपका यूज होता है एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट आपका ओनली डीसी में यूज होता है।
ठीक है, चलते हैं आगे। इन 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाटमीटर मेथड बोथ वाटमीटर हैज आइडेंटिकल रीडिंग। ठीक है, दो जो वाटमीटर है वो आइडेंटिकल रीडिंग दे रहा है। द पावर फैक्टर ऑफ द लोड वाच। ठीक है, तो आपका पावर फैक्टर क्या होगा, वो आपका यूनिटी है। ठीक है, इसका जो है सारे मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा का क्या होता है। यूनिटी पावर फैक्टर में आपका जो 2 वाटमीटर है वो आइडेंटिकल रीडिंग देते हैं। मतलब टोटल पावर निकलने का जो फॉर्मूला है आप उधर लिख सकते हैं W = 2 × वाटमीटर रीडिंग। ठीक है, 2 × वाटमीटर रीडिंग आप लिख सकते हैं आपका यूनिटी पावर फैक्टर में। अगर मैं बात करूं आपका पावर फैक्टर 0.5 है। ठीक है, अगर आपका पावर फैक्टर 0.5 है तो इसमें क्या होता है, आपका जो 1 वाटमीटर जो है 0 इंडिकेशन देता है। 0.5 पावर फैक्टर में आपका 1 वाटमीटर, ठीक है, 1 वाटमीटर जो है वो आपका 0 रीडिंग देता है और जो 1 वाटमीटर है वो आपका फुल रीडिंग देता है। ठीक है, एट 0.5 पावर फैक्टर आपका 1 वाटमीटर जो है 0 रीडिंग देता है। एक यूनिटी पावर फैक्टर जो आपका रीडिंग देता है वो है 2 × वाटमीटर रीडिंग, जो आपका आइडेंटिकल रीडिंग देता है आपको। और आपका अगर 0.5 से लेस होता है, आपका अगर पावर फैक्टर रीडिंग 0.5 से घट जाता है नीचे, तो आपका क्या होता है, आपका 1 वाटमीटर आपका नेगेटिव इंडिकेशन देता है। ठीक है, अगर 0.5 से आपका पावर फैक्टर नीचे चले जाता है तो आपका 1 वाटमीटर रीडिंग जो है नेगेटिव देता है। ठीक है, तो तीनों के तीनों मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ। यूनिटी पावर फैक्टर में आपका जो होगा 2 वाटमीटर आपका आइडेंटिकल रीडिंग देगा। 0.5 पावर फैक्टर में आपका 1 वाटमीटर जो हो 0 रीडिंग दिखाएगा। और 0.5 से अगर नीचे हो जाएगा पावर फैक्टर तो 1 वाटमीटर जो है आपका नेगेटिव इंडिकेशन देगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं आगे। इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी द साइड वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर शुड। ठीक है, हाई एक्यूरेसी पाने के लिए आपका जो स्लाइड वायर यूज होता है पोटेंशियोमीटर में, वो क्या होता है, वो जितना लंबाई में जितना हो सकता है उतना ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, तो एक्यूरेसी ज़्यादा के लिए आपका पोटेंशियोमीटर का जो स्लाइड वायर है एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। ऑपरेटिंग टॉर्क इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एनालॉगस इंस्ट्रूमेंट में आपका ऑपरेटिंग टॉर्क क्या है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन को यही एंड करते हैं, क्योंकि आपका 35 क्वेश्चन जो है इधर आपका ओवर हो रहा है और इसका जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो भी 35 क्वेश्चन का एक आएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो कुछ भी डाउट रह गया मेरे को बता सकते हैं। और आज का जो होमवर्क है स्पेशली वो कमेंट सेक्शन पर जरूर मदद करना, क्योंकि आपका जो होमवर्क है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। तो आज का सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।